नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋतु। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बताएं, 16-17 जनवरी को बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा इसमें शामिल होंगे। पार्टी दफ्तर पर एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में यह बैठक होगी। और आपको बता दें कि 17 जनवरी को पीएम मोदी बैठक को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। 6 जनवरी को सीएम योगी ने भी बैठक के लिए बैठक की थी और बैठक में तमाम उन मुद्दों पर मंथन किया गया था। और अब इसी क्रम में 17 जनवरी को भी प्रधानमंत्री मोदी बैठक करेंगे। तमाम उन विषयों पर मंथन किया जाएगा, जिसमें कि तमाम वो विषय खड़े किए जाएंगे, जिसमें पार्टी का रुख आगे का तय किया जाएगा। 16 और 17 जनवरी कार्यकारिणी की बैठक होगी। बीजेपी की तमाम शीर्ष नेता वहां पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा खुद इसमें शामिल होंगे। और बात करें पार्टी दफ्तर और एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में ये बैठक होने वाली है और कई मायनों में अहम बताई जा रही है ये बैठक, क्योंकि तमाम उन मुद्दों पर विमर्श हो सकता है कि आखिर क्या कुछ रुख पार्टी का रहेगा, आगे क्या रुख अपनाया जा सकता है, किस तरह से पार्टी आगे बढ़ेगी। एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर में ये बैठक होगी, पार्टी दफ्तर में बैठक होगी और तमाम वो विषय उठाए जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक बैठकों का दौर अब चल गया है। खुद शामिल हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। अध्यक्षता खुद पीएम के हाथों होनी है। बैठक में क्या कुछ निकल कर आएगा, काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 17 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे। और ऐसे में 17 जनवरी को संबोधित करते हुए तमाम उन विषयों पर जानकारी देंगे। 16 और 17 जनवरी को यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी कार्यकारिणी की बड़ी बैठक होगी। पार्टी दफ्तर और एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में यह बैठक होगी और ऐसे में तमाम उन विषयों पर बातचीत हो सकती है, मंथन किया जा सकता है, जिससे कि पार्टी का आगे का रुख तय हो, किस तरह से पार्टी आगे नीति बनाएगा, क्या रणनीति अपनाएगा। और 6 जनवरी को ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बैठक ली थी, तमाम उन विषयों पर चर्चा की गई थी। खासतौर पर बात करें G20 समिट की, तो G20 समिट में भी अब बीजेपी चाहती है पुरजोर तरीके से, केंद्र सरकार की यह नीयत रही है कि किसी भी तरह से G20 को सक्सेसफुल बनाया जाए, निवेश और रोजगार के रास्ते खोले जाए। 17 जनवरी को यह बैठक होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं न्यूज वन इंडिया, सबसे पहले इस खबर तक पहुंचा और आप तक साझा कर रहा है। 16 और 17 जनवरी को बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक की खबर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, तमाम वो शीर्ष नेता इसमें शामिल होंगे। सोलह और 17 जनवरी तिथि। अगली खबर, G20 समिट के लिए लखनऊ में बैठक होगी। आपको बता दें कि लखनऊ में 15 फरवरी तक यह बैठक होगी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, डिजिटल इकोनॉमी ग्रुप की बैठक में प्रतिनिधि शामिल होंगे और बात करें 19 देशों के 150 से अधिक प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। आपको आगे ये भी बता दें कि बैठक शहीद पथ स्थित एक होटल में की जाएगी और आयोजन इसका शहीद पथ स्थित एक होटल में किया जाएगा। विदेशी मेहमान रेजिडेंसी बड़े जमामबाड़े का भ्रमण करेंगे। बड़े उद्योग से जुड़े हुए लोग भी भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। आपको बता दें कि मुख्य सचिव ने बैठक के तैयारियों की समीक्षा भी की है। G20 को किस तरह से सक्सेसफुल बनाया जाए, अब केंद्र सरकार की और यूपी सरकार की भी इस पर रणनीति साफ है, कोई भी कोर कसर ना छोड़े। G20 से पहले लखनऊ में प्रचार प्रसार किया जाएगा, तमाम मुद्दों पर लोगों को जागरूक किया जाएगा। रोजगार, निवेश, सभी के मुद्दे और खास तौर पर बात करें तो G20 लखनऊ में प्रचार प्रसार किया जाएगा। G20 से जुड़े हुए डिजिटल इकोनॉमी ग्रुप में बैठक में प्रतिनिधि शामिल होंगे। 19 देशों के 150 से अधिक प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। बैठक शहीद पथ स्थित एक होटल में आयोजित की गई है, तमाम तैयारियां पूरी की गई है। G20 समिट के मद्देनजर अब भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है G20 समिट की, तो ऐसे में तमाम उन विषयों पर पुरजोर तौर पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि G20 समिट एक तरह से
देश को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी पहचान दिलाने का भी काम करेगा। G20 समिट के लिए लखनऊ में बैठकों का दौर एक के बाद एक सुचारू रूप से जारी है। 15 फरवरी तक बैठक होगी। डिजिटल इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो डिजिटल तौर पर भी किस तरह से देश को और मजबूत बनाना है, डिजिटल एक जो थीम अपनाई गई है केंद्र सरकार की तरफ से, बैठक शहीद पथ पर होगी। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक होटल में आयोजित की जाएगी, शहीद पथ पर स्थित एक होटल में इसका आयोजन होगा। विदेशी मेहमान भी इसमें हिस्सा लेंगे। विदेशी मेहमान आ रहे हैं तो इसलिए G20 समिट पूरी तरीके से बहुत महत्वपूर्ण और कई मायनों में अहम बताई जाए। अगली बड़ी खबर लखनऊ से, जहां एमएलसी चुनाव को लेकर आज बीजेपी की बड़ी बैठक है। बड़ी बैठक होनी है बीजेपी की और ऐसे में रणनीति तैयार होगी कि किस तरह से एमएलसी चुनाव को साधा जाए। दोपहर 12 बजे बीजेपी मुख्यालय पर बैठक होगी जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी इसमें मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि विधायकों, सांसदों और दिग्गज नेताओं में ये बैठक की जाएगी। तमाम वो लोग मौजूद होंगे। प्रदेश संगठन महामंत्री समेत पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और ऐसे में ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विधायकों, सांसदों और दिग्गज नेताओं की का जमावड़ा होगा। प्रदेश संगठन महामंत्री समेत तमाम वो पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। एमएलसी चुनाव के मद्देनजर ये बड़ी खबर, क्योंकि एमएलसी चुनाव को किस तरह से साधा जाए, बीजेपी की रणनीति इसी पर है। दोपहर 12 बजे इसी के मद्देनजर ये बैठक है, बीजेपी मुख्यालय में होगी और आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी खुद इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी इसमें मौजूद रहेंगे। विधायकों, सांसदों और दिग्गज नेताओं का जमावड़ा होगा। इस बैठक में क्या कुछ बदलाव किए जाए, बीजेपी क्या रुख अपनाएगी, किस तरह से एमएलसी चुनाव में बूथ स्तर पर मजबूती दिलाई जाए पार्टी को। वहीं 22 साल पुराने मामले में मुख्तार अंसारी समेत 4 आरोपियों के बयान दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एमपी एमएलए कोर्ट में दर्ज हुए मुख्तार के बयान और ऐसे में आरोपी यूसुफ चिश्ती, आलम और लालजी यादव ने कोर्ट में पेश होकर दर्ज कराया था अपना बयान। आपको बता दें कि लखनऊ जेल में बंद रहने के दौरान मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों पर यह केस दर्ज हुआ था। जेल में बंद कैदी चांद से मारपीट का पूरा मामला सामने आया था और तत्कालीन जेलर, डिप्टी जेलर को धमकाने का भी आरोप लगाया जा रहा। सीधे तौर पर बंदी की पिटाई से रोकने पर मुख्तार ने जेल और डिप्टी जेलर को धमकाया था और 1 अप्रैल सन 2000 को थाना आलमबाग में मुकदमा दर्ज हुआ था। यह मामला दर्ज किया गया था 2000 को, थाना 2000 सन था जब ये पूरा मामला प्रकाश में आया था। 22 साल पुराने मामले में अब मुख्तार अंसारी समेत 4 आरोपियों पर बयान दर्ज किया गया है। 4 आरोपियों पर शिकंजा कसने की तैयारी में 22 साल पुराने केस में अब मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ा दी है। जेल में बंद कैदी से मारपीट की थी। वहीं देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, धामी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। लेखपाल की परीक्षा दोबारा से कराई जाएगी। पहले आवेदन कर चुके थे लोग और ऐसे में आवेदन नहीं करना होगा। सरकारी बसों में अभ्यर्थियों को किराया भी नहीं देना होगा। यह बड़ी खबर, क्योंकि अब जिस तरह से लोक सेवा आयोग ने ये पूरी परीक्षा करवाई थी जिसमें कि पेपर लीक का मामला सामने आया था। पहले जिन्होंने आवेदन दिया था उन लोगों को अब आवेदन नहीं देना होगा। सीधे तौर पर निर्देश दिए गए हैं। सरकारी बसों में भी अभ्यर्थी जो जाएंगे, जो एग्जाम देने के लिए जा रहे होंगे, उन्हें कोई किराया नहीं देना होगा। प्रवेश पत्र पर भी उनका यूटीसी की बसों में टिकट माना जाएगा। प्रवेश पत्र ही उनका यूटीसी की बसों में टिकट माना जाएगा। उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में प्रवेश पत्र ही उनका टिकट होगा। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता, विशेष संवाददाता सुदीप जैन जुड़ गए। सुदीप, जिस तरह से अब ये बड़ा फैसला लिया गया है, दोबारा से ये परीक्षा होगी और तमाम उसके लिए दिशा निर्देश दिए गए, क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास?
देखिए, कल कैबिनेट बैठक में जो लोक सेवा आयोग द्वारा पटवारी परीक्षा में सामने आई थी, इस पर राज्य सरकार ने चिंता व्यक्त कर कई महत्वपूर्ण निर्णय, जहाँ राज्य सरकार कड़ा नकल कानून ला रही है, वही किया गया है कि फरवरी माह में होने वाली परीक्षा में जो अभ्यर्थी थे उनसे परीक्षा का बिल्कुल शुरू किया जाएगा। दूसरा, यदि वो परिवहन निगम से सफर करते हैं। हाँ सुदीप, और ऐसे में तमाम दिनों से न्यूज वन इंडिया ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया था। पेपर लीक का मामला सबसे पहले न्यूज वन इंडिया ने साझा किया था, और ऐसे में अब ये बड़ी कार्रवाई, क्योंकि सीधे तौर पर निर्देश दे दिया गया है कि दोबारा से जो सरकारी बसों में भी अभ्यर्थियों को किराया नहीं देना होगा। जो यूटीसी की बस है उनमें प्रवेश पत्र ही उनका टिकट माना जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए, राज्य सरकार का ये निर्णय है कि जो छात्रों को प्रवेश पत्र लोक सेवा आयोग से आएगा वही उनका टिकट माना जाएगा, और बसों में उसे दिखाकर वो सफर कर सकेंगे और परीक्षा स्थल पर जाकर परीक्षा देकर वापस भी आ सकेंगे। हाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुदीप। अगली बड़ी खबर लखनऊ से, जहां एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पीजीआई क्षेत्र में स्थित लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है लेखपाल और गिरफ्तार किया गया है। पीजीआई क्षेत्र में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है लेखपाल, गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि चकबंदी के दौरान खेत की पैमाइश करते हुए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। लेखपाल से रिश्वत के बाद 8,000 रुपए बरामद किए गए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, बड़ी सफलता हाथ लगी है। रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है लेखपाल को, और साथ ही साथ 8,000 रुपए की जो नगद राशि है वो भी बरामद की गई है। 8,000 रुपए रिश्वत के तौर पर दी जा रही थी, जिसे अब बरामद कर लिया है। एंटी करप्शन टीम की यह बड़ी कार्रवाई और बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसकी जानकारी खुद ही साझा की गई। पीजीआई क्षेत्र में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ लेखपाल पकड़ा गया और यह बड़ी कार्रवाई की गई। अगली खबर औरैया से, जहां सदर बाजार में अज्ञात कारणों से लगी कई दुकानों में भीषण आग लग गई। भीषण आग लगने से बाजार में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। आग की सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, जिन्होंने आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं आग की लपटें कितनी लंबी लंबी, और आग की सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने, फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह से बामुशक्कत आग पर काबू पाया। कोतवाली क्षेत्र के सदर बाजार का पूरा मामला। मकान है। वहीं फतेहपुर जिले की पुलिस ने नेशनल हाईवे 2 पर शातिर शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे में 25 लाख की शराब के साथ पकड़ा गया है। पकड़ा गया शराब तस्कर हरियाणा प्रांत की 270 पेटी शराब डीसीएम में लादकर बिहार की ओर जा रहा था। पकड़े गए तस्कर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जाएगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फतेहपुर की खबर, जहां पर 2 शातिर शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। एसओजी और मलवा
थाने की टीम के द्वारा एक बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है और चेकिंग के दौरान अवैध इंग्लिश शराब पकड़ी गई है जो चंडीगढ़ से लेकर के बिहार को भेजी जा रही थी। इसमें एक व्यक्ति राजकुमार जो पहले भी उजियानी जनपद बदायूं से जेल जा चुका है, शराब उससे बरामद हुई है। ये कई बार बिहार माल लेके जा चुका है विभिन्न रास्तों का प्रयोग करते हुए। अक्सर ये टोल वाले रास्तों से बचने का प्रयास करते हैं और मजबूरी में ही टोल रास्तों का यूज करते हैं। इससे कुल 270 पेटी इंग्लिश शराब बरामद हुई है, जिसमें फुल और हाफ और क्वार्टर बोतल हैं। इसमें इनकी उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो 25 लाख रुपए की ये शराब है और 17 लाख रुपए की डीसीएम, कुल 42 लाख रुपए की रिकवरी है। एसओजी और मलवा थाने की टीम के द्वारा। बुलंदशहर में एक जिम संचालक पर दर्जन भर युवकों ने धावा बोला और जिम में तोड़फोड़ करने के बाद जिम संचालक से मारपीट की। मामला कोतवाली सयाना के बुगरासी रोड स्थित पुरानी गंज का है, जहां मारपीट में जिम संचालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया है। सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि जिम में हेल्थ ट्रेनिंग नहीं देने से हमलावर खफा थे। अगली खबर गोंडा से, जहां इंडियन बैंक के कैशियर पर गबन और जालसाजी का केस हुआ है। कैशियर राकेश कुमार ने 3 खाता धारकों से हड़पे हैं 4.54 लाख रुपए। पैसा जमा कराने गए खाता धारकों को फर्जी रसीद दी और जिसकी शिकायत पर जांच के सामने आया है। जांच में यह बात सामने आई है कि कैशियर की करतूत एसपी के आदेश पर नगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि बैंक के आंचलिक शाखा प्रबंधक ने एफआईआर दर्ज कराई है। फिलहाल आरोपी कैशियर को निलंबित किया गया है। इंडियन बैंक की चौक शाखा में तैनात है आरोपी कैशियर। अगली खबर भी गोंडा से, जहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। नजूल की संपत्ति पर किया गया था अवैध कब्जा, जिसमें कि 3 एकड़ जमीन को प्रशासन ने मुक्त कराया है। कब्जा मुक्त कराकर जमीन पर अवैध रूप से चल रहे इस कार्य को धड़ल्ले से रोका गया और बाउंड्री वॉल उठाई जा रही थी। अवैध रूप से जमीन पर बाउंड्री वॉल उठाई जा रही थी। बुलडोजर चलने से अवैध कब्जा करने वालों में खलबली फिलहाल मच गई है। अगली खबर लखनऊ से, जहां 24 पुलिस उपाधीक्षक की पदोन्नति हुई है। पुलिस उपाधीक्षक से अपर पुलिस अधीक्षक बनाए गए हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि पीपीएस अफसरों को भी वेतनमान में प्रोन्नति मिली है। उनके वेतनमान में बदलाव किया गया है, उन्हें प्रोन्नति दी गई है। पीपीएस अफसरों के लिए खास तौर पर यह बड़ी खबर, क्योंकि पीपीएस अफसरों को वेतनमान में प्रोन्नति मिली है। 24 पुलिस उपाधीक्षक को भी पदोन्नति दी गई है। पुलिस उपाधीक्षक से अपर पुलिस अधीक्षक बनाए गए हैं और ऐसे में यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से सीधे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से मंदिर निर्माण को लेकर एक खबर सामने आई है, जहां 1 साल पहले यानी कि 2024 को मकर संक्रांति के पर्व पर भगवान राम की प्रतिमा का मंदिर में स्थापना किया जाएगा, जिसकी जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपल राय ने दी है। वहीं टाटा कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी विनोद शुक्ला ने बताया कि गर्भगृह का लगभग 60% कार्य पूरा हो गया है। दिसंबर के बाद मकर संक्रांति तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। वो 1 जनवरी हो सकती है, वो 14 जनवरी हो सकती है, 2-4 दिन दिसंबर में भी हो सकता है।
जो गर्भगृह की मूर्ति बनेगी वो बालक राम की प्रतिमा है। ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भगवान की अर्चना है वो पुत्र रूप में है। अयोध्या में राम जी की पूजा कहीं जामाता दामाद के रूप में है, कहीं राजा के रूप में है, कहीं वनवासी रूप में है। यहाँ राम की गर्भगृह का काम प्रतिशत में अगर पूछेंगे तो 60% के लगभग पूरा हो चुका है। देखिए, ग्राउंड फ्लोर का हम लोगों ने पूरा का काम शुरू कर दिया है और इसमें सारे जगह पत्थर लग चुके हैं, अपने पिलर वगैरह के जो काम, और गर्भगृह के और गुड़ मंडप के जो दीवार दिख रहे हैं और दीवार का काम भी अपने 60-70% पूरे हो चुके हैं। परकोटा हमारा यहाँ से मंदिर टेम्पल फुटप्रिंट से ऑल अराउंड पेरीफेरी देखेंगे तो 25 से 27 मीटर दूरी पे परकोटा बन रहा है और परकोटे की टोटल लंबाई 762 मीटर है और उसमें परकोटे में 4 कोने पे 4 मंदिर रहेंगे। प्रवेश द्वार का सिंह द्वार जैसा आपने एंट्री के समय देखा होगा, वहाँ पे पूर्व दिशा में हमारा जो सीलिंग हाइट है मंदिर का वो 19 फीट 11 इंच है और जो चौड़ाई है पिलर टू पिलर करीब मिनिमम 12 फीट का वहाँ पे आगे। अगली खबर गाजियाबाद से, जहां हिंदू वाहिनी के सदस्यों का थाने पर हंगामा देखा गया। ओयो होटल से एक धर्म विशेष के युवक को हिंदू युवती के साथ पकड़ा गया। हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि युवक पर हिंदू युवती को लव जिहाद में फंसाने का आरोप है। मोदी नगर के SRM यूनिवर्सिटी के पास ओयो होटल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। अगली खबर नोएडा से, जहां नोएडा में STF और खाद्य विभाग की कार्रवाई देखने को मिली है। ब्रांडेड कंपनी के लेवल लगाकर करते हुए घी सप्लाई करते हुए वाजिदपुर गांव में घर के अंदर बनाते थे नकली घी और ऐसे में छापेमारी में 240 किलो नकली घी बरामद की गई है। 300 से 400 रुपए प्रति किलो बेचा जाता था इस घी को, जो कि नकली घी बताई जा रही है। छापेमारी में 240 किलो नकली घी बरामद की गई है। अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ निशांत जी जुड़ गए। निशांत जी, जिस तरह से नोएडा का ही पूरा मामला सामने आया है, नोएडा की में STF और खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। छापेमारी के दौरान 240 किलो की नकली घी बरामद की गई है। क्या ये पूरा मामला? STF और खाद्य विभाग द्वारा एक बड़ी कार्रवाई देखी गई है, जहां नकली बनाने वाली जो फैक्ट्री पर छापेमारी की गई और छापेमारी में बड़े बड़े ब्रांड जैसे मदर डेयरी हो, अमूल हो आदि पैकिंग के नाम पर जो उनका लोगो लगाकर, उनका रेफर लगाकर बेचा करते थे मार्केट के अंदर। कहीं ना कहीं ये बड़ी कार्रवाई देखी गई है। हालांकि उसके पास से जो 20 पेटी नकली देसी घी जब्त किया गया है और नामचीन कंपनियों के नाम से ये लेबल लगाकर बेचा कर रहे थे और कई लोगों की इसमें गिरफ्तारी भी की गई है। निशांत जी, इसकी सूचना आखिर कैसे पहुंच पाई? किसने इसकी खबर दी थी पुलिस तक? देखिए, जो जानकारी लगी है कि STF के पास ये सूचना आई और STF ने सूचना के आधार पर खाद्य विभाग के साथ संयुक्त कार्रवाई की गई है और जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। जिसके बाद कुछ लोगों को भी छापा मारकर वहां से मौके से गिरफ्तार किया गया। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 20 पेटी नकली देसी घी जब्त किया गया। एक बड़ी फैक्ट्री चल रही थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए निशांत जी। खबर सुल्तानपुर से है, जहां सांसद मेनका गांधी ने संसदीय क्षेत्र दौरे के तीसरे और अंतिम दिन जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में न्याय पंचायत स्तर की 3 सम्मेलन को संबोधित किया है। आपको बता दें कि इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बता दें कि सांसद मेनका गांधी ने कहा कि मैंने 4 सालों में 1100 गांवों का दौरा किया। मैं अपनी ताकत को क्षेत्रीय जनता की खुशहाली के लिए प्रयोग करती हूं। करोड़ रुपए के करीबन आया है और एक कंपनी को दिया गया है जो साउथ इंडिया के हैं। इसमें मैं चाहूँगी कि जो भी ये देख रहा हो और अपने गांव में उनको महसूस हुआ कि अभी तक, क्योंकि इन 4 सालों में बहुत सारे केबल हमने बदले हैं, बहुत सारी ट्रांसफार्मर्स बदले हैं, लेकिन अभी भी कमी है। तो इसलिए अगर कोई भी गांव का कमी पड़ गया है उच्चीकरण करने के लिए तो मुझे बता दें, मैं खुशी से उनके लिए करवा दूँगी। 100 करोड़। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।